मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। मैं सुषमा और आज का अपना टॉपिक है द्विगु समास। इससे पहले हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट कर लिया, तो इससे पहले वाली वीडियोस देखकर आप उसे कंप्लीट करें और आए द्विगु समास पर। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है। इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। और पूरे समूह का बोध करवाएगा। क्या करवाएगा? पूरे समूह का बोध करवाएगा। ये तीन चीजें आपने इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है? क्या क्या है? प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा और पूरे समूह का बोध। तो उदाहरण देखिए, त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समाहार, तीन मूर्तियों का समूह। ठीक है? त्रिमूर्ति। और देखें, दुराहा, दो राहों का समाहार, दो मंजिला, दो मंजिल का समूह। एक तंत्र। और देखें, एक तंत्र, इसका क्या होगा विग्रह? एक का है जो तंत्र। ठीक है? एक का तंत्र यानी कि एक का शासन, किसी एक का शासन। और देखें, सतरंग, सात रंगों का समूह, सात रंगों का समूह। और देखें, नवरंग, नौ रंगों का समूह, नौ रंगों का समूह। पंचामृत, पांच अमृत का समाहार, पांच अमृत का समाहार। तो देखें, सारों में ही क्या आ रहा है? प्रथम पद संख्यावाची आ रहा है और दूसरा पद संज्ञा पद आ रहा है। तो इस चीज का आपने इसमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल ही आसान है द्विगु समास, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन तीसरा अर्थ आते ही, द्विगु समास में भी बहुत सारे हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा, लेकिन कोई तीसरा अर्थ आते ही किसमें चले जाएंगे? बहुव्रीहि समास में चले जाएंगे। जैसे देखिए, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह, तिरंगा। लेकिन तिरंगा जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है ये शब्द, इसलिए उसी के लिए ही रूढ़ हो गया है। तो ये किसमें चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो बहुव्रीहि समास जब करवाऊंगी तब ये आपको सब बता दूंगी। तो चले आगे। इसके बाद कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होगा? कर्मधारय समास में पहला पद क्या होगा? विशेषण अथवा उपमेय, उपमान। पहला पद विशेषण होगा या उपमान होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा या उपमेय होगा। ध्यान में रखना है कि पहला पद क्या होगा? विशेषण या उपमान। दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य या उपमेय। तो देखिए, इसे समझने की कि विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाए। ध्यान में रखना है, जो विशेषता बताई जाए। ठीक है? विशेष्य में क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान में जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है? और उपमेय में
जाए। ध्यान में फिर से देखिए, विशेषण जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तो देखिए दोनों के एग्जाम्पल, पहले मैं इसकी बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की। किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की। कमल क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या विशेषता बता रहे हैं? नीला है जो कमल। क्या विशेषता बता रहे हैं? नीला है जो कमल। तो नीला क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब देखिए उपमान उपमेय का उदाहरण देखिए, मृग नयनी, मृग के समान नैनो वाली, मृग के समान नैनो वाली। तो देखिए किसकी तुलना की जा रही है? नैनो की तुलना किससे की जा रही है? मृग से की जा रही है, अर्थात मृग के समान नैनो वाली। तो तुलना की जा रही है नैनो की, तो जिसकी तुलना की जा रही है वह क्या कहलाता है? उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है वह क्या कहलाता है? उपमान। ये है समझने की बात। यहां समझ में आ गया? आगे करेंगे इसके एग्जाम्पल। लाल मिर्च, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। और देखें विशेषण विशेष्य वाले करवा रही हूं पहले मैं। महासागर, क्या विग्रह हो जाएगा? महान है जो सागर, महान है जो सागर। शुभागमन, शुभागमन, क्या विग्रह होगा? शुभ है जिसका आगमन। क्या होगा? शुभ है जिसका आगमन। ध्यान में रखना है। और देखें का पुरुष, ये मैंने आपको अविर्भाव समास में भी करवाया था, ये कह के कि ये किसमें चले जाएंगे? कौन कौन से? का, कु, सु, खुश और बद वाले किसमें चले जाएंगे? सारे के सारे ये विशेषण उपसर्ग हैं और जाएंगे कर्मधारय समास में। कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। खुशबू या खुश नसीब, अच्छा है जिसका नसीब। बदनसीब, बुरा है जिसका नसीब। ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? विशेषण विशेष्य में और कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंदर और देखें भल मानस, भला है जो मानस, भला है जो मानस। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। और देखें परमात्मा, परम है जो आत्मा। इसी से रिलेटेड महात्मा, महान है जो आत्मा। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ गए? विशेषण विशेष्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे उपमान उपमेय वाले। उपमान जिस से तुलना की जाए और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली। ठीक है, और देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी,
मुखी क्या हो जाएगा? चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली। और देखें चरण कमल। अब आप कहेंगे कि उपमान तो इस तरफ आ गया, उपमेय इस तरफ आ गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपमान या उपमेय अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन अर्थ क्या आएगा? वही आएगा। क्या हो जाएंगे? चरण किसके समान है? कमल के समान है, कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। और देखें क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी, अग्नि रूपी क्रोध। क्रोध किसके समान है? अग्नि के समान है। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? अब देखें एक और है, राजीव लोचन। राजीव का अर्थ क्या होता है? राजीव से क्या तात्पर्य है? किसका पर्यायवाची है ये राजीव? कमल का पर्यायवाची है। तो देखें कमल के समान, कमल के समान लोचन। लोचन अर्थात नेत्र, लोचन अर्थात नेत्र। तो ये बहुब्रीहि समास में भी चला जाता है। कैसे चला जाता है? कि जब श्री राम युद्ध प्राप्ति, युद्ध पर विजय प्राप्ति के लिए देवी की पूजा करते हैं, आपको ये स्टोरी ध्यान होगी, तो वहां पर 7 पुष्प नील कमल अर्पित करने होते हैं देवी को। लेकिन लास्ट जब 7वां दिन आता है, श्री राम पूजा कर रहे होते हैं देवी की, और देवी उन प्रकट होती हैं और धीरे से उनका फूल जो है वो हटा लेती हैं वहां से। अचानक राम आंखें खोलते हैं फूल अर्पित करने के लिए, लेकिन सामने क्या पाते हैं? वहां तो फूल है ही नहीं। 1 सेकंड के लिए राम मन से विचलित हो जाते हैं, लेकिन तुरंत उन्हें ध्यान में क्या आता है कि मेरी माँ मुझे क्या कहकर बुलाती थी? राजीव लोचन कहकर बुलाती थी। तो अभी मेरे पास 2 कमल शेष हैं। तो जैसे ही वो तीर अपनी आंख के पास लेकर जाते हैं, तभी देवी प्रकट होती हैं और उन्हें जीत का, विजय का आशीर्वाद देती हैं। तो राजीव लोचन किसे कहा जाता है? राम को भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। अब चलिए कर्मधारय समास में क्या होगा? कभी कभी दोनों पद जो होंगे विशेषण होंगे। क्या होंगे? दोनों पद विशेषण होंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखें शीतोष्ण, इसका विग्रह क्या होगा? जो शीत है, जो उष्ण है, जो शीत है, जो उष्ण है, ध्यान में रखना है। देवर्षि, जो देव है, जो ऋषि है। काला स्याह, काला स्याह, जो काला है, जो स्याह है। स्याह मतलब बहुत ज्यादा काला, बहुत ज्यादा काला। लाल सुर्ख, बहुत ज्यादा लाल, जो लाल है, जो सुर्ख है। सुर्ख अर्थात बहुत ज्यादा लाल। और देखें पीला जर्द, पीला जर्द अर्थात जो पीला है, जो जर्द है। जर्द का अर्थात मतलब बहुत ज्यादा पीला। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? दोनों पद जो होंगे वो विशेषण होंगे। आ गया समझ में? कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखें कौन सी? द्वंद्व समास के साथ। बने रहिए मेरे साथ।